बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट, मैं हारिस हमायूं। तो सबसे पहले तो तमाम अजीज़ान वतन को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक $1 बिलियन क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यमन वॉर, कि यमन में मौजूद जो जंग है उसकी असल वजूहात क्या थी। Main causes of Yemen War. यमन की इस वक्त जो कुल आबादी है वो 29 मिलियन के अराउंड अबाउट है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 मिलियन की आबादी को ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है। ह्यूमैनिटेरियन एड ये है जैसे हम किसी को चंदा देते हैं या हम किसी को खैरात की कोई चीज़ देते हैं, इसे हम ह्यूमैनिटेरियन एड अंग्रेज़ी में कहते हैं। और ये आलमोस्ट पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितनी ये पॉपुलेशन है। इतने बुरे हालात हैं यमन में, और किसकी वजह से हैं? यमन वॉर की वजह से। It all started when अली अब्दुल साले वहाँ के प्रेसिडेंट थे 90 की दिहाई में, और ये शख्स जो है 90 की दिहाई से लेकर 2019 तक यमन का प्रेसिडेंट रहा, और तकरीबन 20 साल इस शख्स ने यमन पे हुक्मरानी की। जब 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो लोगों ने इसका भी तख्ता उलट दिया। तब एंट्री होती है बड़े एक जायंट की, और उसका नाम है सऊदी अरेबिया। 2011 में सऊदी अरेबिया अपना एक कोलेशन बनाता है, और उसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये एक कोलेशन है चंद मुल्कों में, जिसमें मौजूद सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, दुबई, ओमान, इन मुल्कों का एक कोलेशन है, और इसे हम कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और सऊदी अरेबिया जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है इन सब में। सऊदी अरेबिया क्या करता है कि अवाम का साथ देता है कि वो साले की गवर्नमेंट को गिराएं। सऊदी अरब ने मंसूर हादी को बैकिंग की, और उसकी वहां पर यमन में उन्होंने गवर्नमेंट बनवा दी। हादी के साथ जो लोग थे वो सारे पिछली रूलिंग एलीट थी, जिनकी शक्लें देखना भी नहीं पसंद करते थे, तो इसीलिए लोग हादी के भी खिलाफ हो गए। Hasith Baggies. और उसी दौरान एक ग्रुप था, उसने पेशेंस को छोड़ दिया। पेशेंस कहते हैं सब्र को। उसने सब्र का पैमाना हाथ से छोड़ दिया, और उस ग्रुप को हम आज कहते हैं हौसीज, हौसी बागी। आपने शायद ये टर्म पहले भी सुनी होगी, हौसी बागी की। हौसी बागी नॉर्थ यमन में मौजूद एक शिया माइनॉरिटी थी, जिन्होंने असलहा उठा लिया हादी की गवर्नमेंट के भी खिलाफ। तो हादी गवर्नमेंट छोड़ के तो सऊदी अरब भाग गया। फिर अब सऊदी अरब ने क्या किया, गल्फ कोऑपरेट काउंसिल था, उसी का ही उन्होंने मिलिट्री कोलेशन बनाया, और उन्होंने यमन पे चढ़ाई कर दी। सऊदी अरब अटैक्स यमन। Reason of attack. सबसे पहले तो वो चाहते थे कि हादी की गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जाए, और दूसरे नंबर पे उनका टास्क था कि अपना सदरन बॉर्डर जो है, जो कि यमन के साथ लगता है, उसकी हम लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यमन पे अटैक किया। और तीसरा जो था उनका, वो ये था मकसद कि हम ईरान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है पूरे रिजीम में, हम उसे टैकल करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19,000 हमले 4 सालों में सऊदी अरब ने वहां पर किए, और उन्होंने वहां पे कारपेट बॉम्बिंग की। अब कारपेट बॉम्बिंग क्या होती है कि आप, अगर मैं आपको देसी जुबान में समझाऊं तो, अन्यवा आप बॉम्बिंग करते हैं किसी जगह पे, आप ये नहीं देखते वहां पे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई यतीम खाना है, या कोई फलाही कोई मरकज है, नहीं, आप कुछ भी नहीं देखते। आपने सिर्फ वहां पे तबाही, बमबारी, धमाके और ब्लास्ट, ये सारा आप करते हैं। इसे हम इंग्लिश की टर्म में कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं। और यही जुल्म, यही फस्तायत अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में की। जो 20 साल अमेरिका यहाँ से जब जूते खा के गया, तब अमेरिका भी यही करता था। 2015 में क्या हुआ कि सऊदी अरब ने लैंड, सी और एयर बैरियर्स लगा दी यमन में, यानी कि ना ही कोई ह्यूमैनिटेरियन एड यमन में आ सकती थी और ना ही कोई बाहर जा सकती थी। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ये समझता था कि हौसी बागियों को ईरान बैक करता है। और एक और चीज, 2015 में ही हौसियों ने साले को भी मार दिया, जो कि पिछला प्रेसिडेंट था। हालांकि जो हौसीज थे उन्होंने साले के साथ अपना एक कोलेशन बना लिया था सऊदिया के भी खिलाफ, लेकिन 2015 में उन्होंने उसे भी मार दिया। Yemen capital Sana'a. और अब तक अगर आप मौजूदा दौर की बात करें तो यमन का जो कैपिटल सना है, वहां पर अभी भी हौसीज का ही कब्जा है।
اور رہی صحیح کثر تب نکلی کہ جب سعودیہ کی آئل فیلڈز پر حملہ ہوا تو حوثیز نے اسے قبول کیا کہ یہ حملہ ہم نہیں کیا ہے. اور اس وقت پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی امریکہ، فرانس اور سعودیہ کی بھی جو کولیشن ساری بنی ہوئی تھی، ان کی جو سی فائنل رپورٹ سامنے آئی اس میں امریکہ کے چانسلر کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلحہ اس حملے میں یوز ہوا ہے آئل فیسلٹیز پر، وہ اسلحہ ایران کا بنایا ہوا ہے. ایران جو ہے وہ بگیسٹ شیعہ رجیم ہے اس پورے خطے میں، اور ایران جو ہے وہ حوثیز کو اخلاقی طور پر تو بیک کرتا ہے، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ایک شیعہ مائنورٹی گروپ ہے. تو لیکن ایران جو ہے وہ ڈینائی کرتا ہے کہ ہم ان کی کوئی ملٹری ایڈ ہم انہیں نہیں دیتے. اور ہو سکتا ہے یہ ممکن بھی ہو کیونکہ سعودی عرب نے ہر طرف سے ہی بیریئر لگائے ہیں یمن میں، اور وہاں پر کچھ بھی نہ آ سکتا ہے اور نہ جا سکتا ہے. تو فی الحال آخر میں تو دعا ہی کروں گا کہ دونوں مسلمان ملک ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بہتری والا معاملہ فرمائے. ایک اور چیز سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں یہ ساری ہسٹری دیکھتا ہوں ڈیفرنٹ ملکوں کی، اور خاص کر ان ملکوں میں جہاں پہ زوال ہے، جہاں پہ سول وار ہے، تو اگر میں اس کا تقابلی جائزہ اپنے ملک کے ساتھ کروں تو مجھے کافی ساری چیزیں سملر نظر آتی ہیں. میں یہ چیز بڑے افسوس سے کہنا چاہ رہا ہوں. فار ایگزامپل کہ جب صلاح کی گورنمنٹ کے خلاف باہر سے رجیم نے آپریٹ کیا اور لوگوں کا ساتھ دیا کہ صلاح کی گورنمنٹ کو گرایا جائے، اور جیسا کہ سعودی عرب کا میں نے آپ کو بتایا. اور اگر آپ یہاں ہمارے ملک میں دیکھیں تو عمران خان کو بھی رجیم چینج جو باہر کی رجیم تھی اس کے تحت گرایا گیا. لیکن اب فرق پتہ کیا تھا کہ وہاں پر تو لوگ ہی اور عرب سپرنگ کے تحت باہر نکلے ہوئے تھے. یہاں پر پاکستان میں جو مضبوط ہمارا ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، باہر کی رجیم نے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کی کہ تم عمران کی گورنمنٹ گراؤ، اور انہوں نے گرائی بھی. اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے، لوگ انہیں بھی ایلیٹ، ایک کرپٹ ایلیٹ سمجھتے ہیں، اسی طرح جس طرح لوگ ہادی کی گورنمنٹ کو کرپٹ ایلیٹ سمجھتے تھے. پاکستان کی بھی اس طرح، اگر میں نے آپ کو تھوڑا سا تقابلی جائزہ بتایا ہے، سملیرٹیز ہیں. تو اسی لیے آج ہمارا ملک بھی یہاں پر کھڑا ہے کہ جہاں پر 12 مہینے پہلے 6% اور آج 0% جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ. تو میں دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ بھی رحم کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.